नमस्कार दोस्तों, मैं मनीषा यादव स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल मनीषा यादव हिंदी क्लासेस में। हमने अब तक की क्लास में भाषा का अध्ययन, उसकी जो है शैलियाँ, स्वर का वर्गीकरण, ये सब जाना है। अगला जो बिंदु आता है हमारे पास, वर्ण के भेद दो पढ़े थे हमने पीछे, एक स्वर और एक व्यंजन। स्वर हम पढ़ चुके हैं, आगे हम व्यंजन पर चर्चा करते हैं। हम पीछे इतना तो जान चुके हैं कि व्यंजन की संख्या तो होती है 33 और व्यंजन कहते किसे हैं? वे जो स्वर पर आश्रित होकर के उच्चारित होते हैं या जिनका उच्चारण हम स्वर के सहयोग से करते हैं, वो व्यंजन कहलाते हैं। ये 33 कौन कौन से होते हैं, हम उन पर चर्चा करते हैं। कै, ख, ग, घ। यहाँ पर आपका ध्यान थोड़ा आकर्षित करना चाहूँगी। ये बिंदु है, ये इसके जस्ट बराबर आती है, ना कि नीचे। च, छ, ज, झ, य। इसको ये बोलते हैं, ना कि अण। ट, ठ, ड, ढ, अण। इन तीनों को हम जब विद्यालय में पढ़े होंगे आप सब, तब हम सभी ने एक ही बात सीखी है कि अण खाली। ये खाली इसलिए होता है क्योंकि इन अक्षरों से मिलाकर के कोई किसी शब्द का निर्माण नहीं होता। चौथी पंक्ति होती है त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म। य, र, ल, व। श, श, स, ह। क्ष, त्र, ज्ञ और स्त्र। इस प्रकार से हम व्यंजन का वर्गीकरण हम छोटी क्लासों में ही पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हम इनसे आगे पढ़ते हैं। ये जो हमारे यहाँ तक टोटल 25 वर्ण होते हैं, इनको क्या कहते हैं? इसमें पहला जो व्यंजन है वो है क, इसलिए इसे कहेंगे, इस पूरी पंक्ति को क वर्ग। इसमें है च, तो इसे कहेंगे हम च वर्ग। इसमें है ट, तो इसे कहेंगे हम ट वर्ग। इसमें है त, तो इसे हम कहेंगे त वर्ग। यहाँ पर है प, तो इसे हम कहेंगे प वर्ग। इस प्रकार हमारे यहाँ पर 5 वर्ग होते हैं। कैसे लेकर के मैं तक प्रत्येक वर्ग को प्रथम वर्ण से या प्रथम व्यंजन से हम उच्चारित करते हैं, यानी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। अब हम इनका व्यंजन वर्गीकरण में ये देखते हैं कि ये जो 5वें अक्षर पर हैं, देखो इन सभी को यदि हम अंक दें तो ये 1 नंबर है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। मतलब पूरे वर्ग में, सभी 5 वर्गों में ये पहला अक्षर है, ये दूसरा है, तो ये तीसरा है, तो ये चौथा है और ये 5वां है। ये 5वें नंबर पर आता है, इसलिए इसे हम कहते हैं पंचम वर्ण। क्योंकि ये अनुस्वार रूप में लिखे जाते हैं, इसलिए इनको हम नासिक्य व्यंजन भी कह सकते हैं। इनको हम, क्योंकि अपने उच्चारण स्थान से तो बोले जाएंगे, लेकिन नासिका से भी बोले जाते हैं, इसलिए इनको हम कह सकते हैं द्विस्थानिक व्यंजन। हम इनकी बात करते हैं। इन सभी को, यानी ये टोटल जो 25 वर्ण हैं, इन 25 को, क्योंकि प्रत्येक पंक्ति में 5 हैं, इन सभी 25 को कहते हैं स्पर्श व्यंजन। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कैसे लेकर मैं तक जो व्यंजन है, जब इनका उच्चारण हम करते हैं तो जीभ हमारे मुख विवर में कहीं ना कहीं स्पर्श करती है। स्पर्श करने के कारण ये सभी स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। कहाँ स्पर्श करती है, अभी हम जानेंगे। ये जो 4 वर्ण है य की पंक्ति का, इनको कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ क्यों कहते हैं? क्योंकि ये स्वर और व्यंजन के बीच में स्थित माने जाते हैं, इस कारण से इनको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। क्योंकि इनका उच्चारण व्यंजन की तरह कम और स्वर की ध्वनि इनमें बाकी अन्य व्यंजन की तुलना में ज़्यादा निकलती है। ये जो 4 व्यंजन हैं, इनको कहते हैं ऊष्म व्यंजन। और ध्यान रखना, ऊष्म में मात्रा ऊ की दीर्घ रूप आता है। ये जो 4 व्यंजन हैं, इनको कहते हैं संयुक्त व्यंजन। ये जो पंक्ति है, ये इनको ऊष्म हमने क्यों कहा? क्योंकि ऊष्म का अर्थ होता है गर्म। हम बाकी व्यंजन को जब उच्चारण करते हैं, तब हमारे मुख विवर के सामने यदि हम अपने हाथ की हथेली रखें, तो बाकी में जो मुख विवर से निकलने वाली हवा है,
इतना घर्षण करके बाहर नहीं निकलती। इन 4 व्यंजन को बोलते समय मुख विवर की जो हवा है या जो वायु है वह गर्म होकर निकलती है, क्योंकि जीभ का घर्षण ज़्यादा होता है, अंदर वायु में घर्षण उत्पन्न होता है, इस कारण से जो है वायु है वो गर्म होकर निकलती है, इसलिए इसे ऊष्म व्यंजन मानते हैं। क्षय, त्रय, ज्ञ और श्रय, इन सभी को संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक से अधिक व्यंजन से मिल करके बनते हैं। क्षय किससे मिल करके बना है? कै, धन, सै से। त्रय किससे मिल करके बना है? तै, धन, रै से। और ये इसको ज्ञ, ज्ञानी बोलते हैं, जबकि इसका जो शुद्ध उच्चारण है वो जय होना चाहिए, जय, क्योंकि जय और य से मिल करके बनता है। एक श्रय, ये किससे मिल करके बनता है? श प्लस में रै से मिल करके बनता है। इसलिए दो व्यंजनों से मिलकर बना होने के कारण इन चारों को हम संयुक्त व्यंजन के रूप में जानते हैं। अब हम बात करते हैं इन व्यंजन की। तो जो पहली पंक्ति है, इनका उच्चारण स्थान क्या होगा? उच्चारण स्थान बड़ा आसान है, हमें रटना नहीं है, केवल समझना है। पहली जो पंक्तियों की हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि मानी जाती है, जो वैज्ञानिक लिपि मानी जाती है। इस कारण से इनका उच्चारण भी क्रमबद्ध तरीके से होता है, इसलिए यह पुष्ट करता है इस बात को कि हाँ, हमारी लिपि वैज्ञानिक लिपि है। सबसे पहले हम इनका उच्चारण स्थान जानने के लिए यहाँ से है को उठाओ और सबसे पहले प्रथम पंक्ति में रख दो। कौन सी में? कै वाली पंक्ति में, क्योंकि ये सभी हमारे कंठ से बोली जाती हैं, इसलिए ये कंठ्य ध्वनि मानी जाती हैं। कै, खे, गे, घे, जीभ हमारे मुख में कहीं स्पर्श नहीं करती, केवल कंठ पर जो है कंठ से उच्चरित होती है, इस कारण से कंठ्य ध्वनि मानी जाती है। इसे है जैसा ही उच्चारण होता है विसर्ग का, इसलिए विसर्ग भी इसी में शामिल होता है। दूसरी पंक्ति है चय। चय की जो पंक्ति होती है, यहाँ पर अब हम ये जो 2 अक्षर हैं य और श, इन दोनों को एक साथ उठाएंगे और दूसरी पंक्ति में लिख दें, तो इन सभी का उच्चारण स्थान चय, छय, जय, हमारी जो जीभ है मुख विवर में कंठ से ऊपर उठ करके तालु के पास टच होती है, इस कारण से यह पंक्ति तालव्य कहलाती है। य और श भी क्या है? तालव्य व्यंजन माने जाते हैं। अब आता है टे वाली पंक्ति, यहाँ से हमने 2 को उठाया था, अब हम इस आधार पर रे और श को एक साथ उठाएंगे और तीसरी पंक्ति में रख देंगे, रटना नहीं, केवल समझना है। अब टे, थे, डे, हमारी जीभ है मुख विवर में थोड़ा आगे आई, कहाँ? हमारे मसूड़ों के पास। कल हमने क्लास में जाना था कि मूर्धा मतलब मसूड़े, अब मसूड़े को टच होकर के ध्वनि निकल रही है, तो इसे कहेंगे हम मूर्धन्य। अब तीसरी पंक्ति है, ये चौथी पंक्ति में हम इन दोनों अक्षर को एक साथ उठाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे ल और श। ये कहाँ है? तै, थे, दै, धै। पहली बार इन वर्णों को या इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारी जो जीभ है वो मुख विवर में कहाँ पर टच कर रही है? दांतों को, इसलिए क्या कहलाएंगे? दंत्य कहलाएंगे। ल और स भी इन्हीं में शामिल हैं। अब चौथी पंक्ति, यहाँ से कोई वर्ण हमें नहीं लेना, पहली बार जब हम इनका उच्चारण करेंगे पै, फै, बै, भै, तो इन सभी में हमारे होठ हैं वो स्पर्श कर रहे हैं, इस कारण से इनको ओष्ठ्य ध्वनि माना जाएगा। अब हम थोड़ा सा और इसमें देखो एक चीज़ देखते हैं, जैसे वह बच गया हमारे पास में, वह को हम कहेंगे कंठोष्ठ्य ध्वनि, कंठोष्ठ्य, क्योंकि इसको जब उच्चारण करते हैं तो आवाज़ हमारे गले से भी निकलती है और होठ भी स्पर्श करते हैं, इसलिए इसे कंठोष्ठ्य मानते हैं। ये सभी जो रूप मैंने लिखे थे, यदि इनके नीचे हल्का रूप लिख दें तभी ये पूर्ण रूप से व्यंजन बन पाते हैं। अगर हल्का रूप नहीं लगाएंगे तो ये व्यंजन के रूप में पहचाने नहीं जाएंगे। इस प्रकार से हमारे व्यंजन का वर्गीकरण अगली कक्षा में जो शेष बच रहा है उसे आगे रखेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, आपको इतनी जानकारी थोड़ा पसंद आई होगी। अपने अगर पसंद आ रही है और या कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में आप अपना प्रश्न पूछ सकते हो। धन्यवाद।